ठीक है, तो शुरू करें हम आज की क्लास को। टॉपिक क्या है हमारा? आरबीआई। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? आरबीआई। आरबीआई की हम बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, उसकी छोटे छोटे टूल्स कवर किए हैं, छोटी छोटी विंडोज कवर की हैं, जो कि हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में पूरी की पूरी मदद करते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें अभी तक हमने की है। तो कल कल की नहीं, परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं, ठीक है, मॉनेटरी टूल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मुझे आप बताएंगे कितने टाइप्स के होते हैं मॉनेटरी टूल्स? कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते थे या नहीं होते थे? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो पहला है क्वांटिटेटिव, ठीक, दूसरा है क्वालिटेटिव। ठीक, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव है इसको क्या बोलते हैं? जर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। यही बताया था। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, समझ में आई? इसके बाद क्या बताया था? इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मैंने आपको बताए थे? कौन कौन से पार्ट्स बनाए थे? रिजर्व रेशियो थी पहली, रिजर्व रेशियो थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन था, ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन था। तीसरा क्या था? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज था, एलएएफ था। ठीक है, उसके बाद क्या था बच्चों? बैंक रेट था, और उसके बाद क्या था? एमएसएफ था। यही था। चलो, तो अभी तक हमने इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है? अभी तक हमने रिजर्व रेशियो कवर किया है। रिजर्व रेशियो में हमने क्या क्या कवर किया था कल? सीआरआर और एसएलआर, ये कवर किया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी नहीं किया है। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी। कौन कौन सी चीजें थी इसकी? कौन कौन सी चीजें थी? पहली मेरे को बताइए अब। रेपो, पूरा नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक, उसके बाद क्या था? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, उसके बाद क्या था? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, वेरी गुड। उसके बाद क्या था? टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, उसके बाद क्या था? स्पेशल टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, अभी तक हमने ये चीजें कवर की हैं। अब मुझे ये बता दो, इन चीजों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? क्विक रिवीजन मारे एक बार। ठीक, क्विक रिवीजन करते हैं। सीआरआर की बात हमने कल की थी। सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो। यानी कि इसमें क्या करना होता है? किसी भी बैंक को क्या करना होगा? किसी भी बैंक को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई में अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इन कैश। किसमें? इन कैश। 4% रेशियो बताई थी कल, समझ में आई? 4% रेशियो, और वो मैंने किसका बताया था आपको? एनडीटीएल। क्या थी एनडीटीएल की फुल फॉर्म? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब जो बच्चे कल नहीं थे इसलिए मैं ब्रीफ दे रही हूँ, ताकि जो आगे का कराऊं तो समझ में आ जाए। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए किसी बैंक में एक दिन में 1000 रुपए जमा कराए बहुत सारे कस्टमर ने, और निकालने वाले पहुंचे 800। ठीक,
तो टोटल डिपॉजिट में से टोटल विड्रॉल को घटा देंगे तो हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आ जाएगी, यानी कि 200 रुपये। ऑलवेज इन पॉजिटिव सेंस, हमेशा पॉजिटिव सेंस में होगी, नेगेटिव सेंस में कभी भी नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है? देखो कभी कभी ऐसा होता है, बैंक में जाते हो पैसे निकालने के लिए, आपका एटीएम काम नहीं कर रहा, आपका पेटीएम काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, आपके पास एक ऑप्शन है, आप बैंक में जाइए कैश निकाल लीजिए, अगर आप ही का अकाउंट है तो मिल जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बैंक बोल देता है कि आज कैश खत्म है, कल आइएगा। क्यों बोलता है? कैश उसके पास अवेलेबल होता है, बट उसमें क्या होता है कि उस दिन की उनकी जो कमाई होती है, यानी कि क्रेडिट जो हुआ होता है, क्रेडिट का मतलब अकाउंट वाले बच्चे अच्छे से समझते होंगे, क्रेडिट मीन्स जमा करना और डेबिट मीन्स घटा करना। ठीक है, डेबिट मीन्स क्या होता है? घटा। समझ में आई? प्लस माइनस। डेबिट देखो, आप जब भी फॉर्म भरते होंगे जाके कभी ना कभी तो भरा ही होगा बैंक में फॉर्म। डेबिट एंड क्रेडिट दो वर्ड होते हैं। डेबिट का मतलब बैंक दे रहा है आपको, ठीक, और क्रेडिट का मतलब आप बैंक में उसको जमा करवा के आ रहे हो। तो ये दोनों टर्म्स आप समझ गए, ठीक। तो अगर बैंक की क्या होती है, क्रेडिट जो होती है वो डेबिट से अगर कम होने लग जाए, उनको लगा कि 1000 रुपए ही मेरे पास जमा हुए हैं, बट लग रहा है कि 1000 रुपए में 900 रुपए वो पे कर चुका है ऑलरेडी, और एक कस्टमर और उनके पास आके बोला कि सर मुझे 200 रुपए की नीड है, मेरे अकाउंट से विड्रॉल कर दीजिए, पैसे हमारे ही हैं, मेरे ही हैं। मान लो मैं ही गई हूँ, लास्ट कस्टमर हूँ मैं, और मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने बोला सर मुझे मेरे अकाउंट से 200 रुपए विड्रॉल करके दे दीजिए। वो बोलेंगे सॉरी मैम, आज कैश अवेलेबल नहीं है, आप कल आ जाइएगा। क्यों बोला उन्होंने? उनके पास कैश होता है, क्योंकि कभी भी एनडीटीएल जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव सेंस में होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? एनडीटीएल का 4%, एनडीटीएल का 4% कोई भी बैंक आरबीआई में एज ए सिक्योरिटी जमा करता है, एज ए इमरजेंसी के लिए जमा करता है, कैश में, ओनली कैश में। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या थी? ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कैश का नाम नहीं है, आप कैश में भी रख सकते हो, ठीक है, आप कैश में भी रख सकते हो, आप गोल्ड में भी रख सकते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में रख सकते हो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां। ठीक है, बॉन्ड्स के रूप में रख सकते हो। बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कि अगर उसको लिक्विड में चेंज करना हो, कैश में चेंज करना हो, तो वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, इसमें आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, इसको क्या करता था? सीआरआर को बैंक आरबीआई में जमा कराता था, और यहाँ पे बैंक जो है वो इट सेल्फ करता है। कल मैंने राम का उदाहरण दिया था ना आपको, है ना, कि उसके पीछे मैंने गुंडे लगा दिए थे, है ना। उसने अपनी मम्मी के पास पैसे जमा किए थे, फिर उसने सोचा कि ठीक है मम्मी के पास पैसा मेरा है, सेफ है। बट कभी कभी ये सिचुएशंस आ जाती है बैंक के पास कि वो बैंक जो होता है आरबीआई से बोलता है कि सर मेरा जो है सीआरआर रिलीज कर दीजिए, तो कभी क्या होता है उसको पास करने में टाइम लग जाता है, कभी पास ही नहीं हो पाता। ऐसे नहीं होता है कि बैंक ने बोला और उसने खट से निकाल के दे दिया। ठीक, समझ में आ गई चीजें, सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, अब हमने पढ़ी थी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। रेपो क्या होती है? क्या होती है रेपो? जिस रेट पे आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है कोलेटरल रखवाकर, ठीक, गिरवी रखवाकर, वो होती है रेपो। रिवर्स रेपो होती है, देखो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैंने आपको इसको इन्फ्लेशन से लिंक करके भी समझाया है। रिवर्स रेपो होती है जब कोई बैंक उल्टा आरबीआई को लोन देता है कोलेटरल रखवाकर। ठीक है, एसडीएफ क्या होती है? इसमें क्या होता है कि बैंक ही ये रिवर्स रेपो का ही दूसरा भाई है, बस इसमें एक डिफरेंस है। वो क्या होता है कि रिवर्स रेपो में कोलेटरल रखा जाता है, कोई भी चीज गिरवी रखी जाती है, इसमें कोलेटरल नहीं होता है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि ये सब है शॉर्ट टर्म्स के लिए, यानी कि 1 डे से लेके 14 डेज से लेके और 365 डेज तक, एक साल तक, 14 दिन से लेके एक साल तक आप इन चीजों में लीड कर सकते हो। ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना आया तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, उन्होंने लोन ले लिया, उसको बैंक अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो एक साल में या 14 दिन में कैसे पैसा जमा करा पाएगा? बोले ठीक है, आप क्या करिए, उन्होंने लिख दिया 1 to 3 ईयर, लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, टारगेटेड जो था, टारगेटिंग लॉन्ग टर्म जो था, वो क्या था कि इन्होंने टारगेट किया किसको? नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी को। वो क्या होती है कि जो बैंक नहीं होती बट फिर भी लोगों को लोन के रूप में
एसेट्स जो है या रुपीज जो है वो प्रोवाइड कराती हैं। समझ में आई बात आपको? ठीक है, समझ में आई। और ये हो गया टारगेटेड, इन्होंने किसको टारगेट किया? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को। ठीक है, और ये क्या सेलेक्टेड टारगेट, अब इन्होंने सेलेक्टेड टारगेट लिख दिया कि टारगेट तो करना है, टारगेट तो करना है। इस वाले में ये एक्सेप्शनल होता है कि इसमें कोई भी बड़े बैंक को लोन नहीं दिया जाएगा, हमेशा ऑलवेज स्मॉल बैंक को लोन दिया जाएगा। स्मॉल बैंक किस टाइप्स के होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी तरीके के ग्रामीण बैंक हो गए, ठीक है, सरकारी सहकारी बैंक हो गए, जो कि आपके किससे फार्मर से रिलेट करते हैं। ठीक है, उनको देखते हो ना, अगर किसी के घर में खेती होती होगी गांव में, तो वो कहते हैं कि सोसाइटी से उठा लो, फर्टिलाइजर सोसाइटी से उठा लो, खाद सोसाइटी से उठा लो। और दुकानों की कंपैरिजन में जो सोसाइटीज बनी होती हैं उसकी, वहां पे वो चीजें उनको, सीड्स जो है, फर्टिलाइजर जो है वो सस्ता मिलता है। वो किसके थ्रू आता है? वो बैंक के थ्रू आता है, जो ये छोटे छोटे स्मॉल बैंक होते हैं। तो इसमें स्मॉल बैंक को ही पैसा दिया जाता है, और स्मॉल बैंक इसमें किसी भी इंडस्ट्री को नहीं देगा। वो किसको देगा? एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लोन देगा। अभी तक हमने इतनी बातें करी हैं अपनी आरबीआई की, समझ में आई? चलो, अब हमारा कौन सा आएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया? ये मैंने लिख दिया है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी इस चीज को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। कौन सी विंडो खुलेगी अब हमारी? ओपन मार्केट। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, खुली बाजार की व्यवस्था। ठीक, खुली बाजार व्यवस्था, इसको हिंदी में बोलेंगे खुली बाजार व्यवस्था। क्या होती है खुली बाजार व्यवस्था? खुली बाजार व्यवस्था क्या होती है? बताओ। खुले में लेन देन किया है कभी? ओएमओ भी बोलते हैं बेटा इसको, हंसो मत। ठीक है, खुले खुले का मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड में बैठ के बिजनेस करना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। चलो मैं समझाती हूँ इसको। ओपन मार्केट क्या होती है? ओपन मार्केट होती है, अभी तक मैं आपको एक चीज बताती आ रही थी, कोलेट्रल जब हम रखते हैं, एज ए गोल्ड रख सकते हैं, एज ए कैश रख सकते हैं, एज ए लैंड रख सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी रख सकते हैं, एज ए बॉन्ड रख सकते हैं, और हमेशा बोलते हैं एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं, एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ओपन मार्केट को समझने से पहले, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि रिजर्व रेशियो को समझने से पहले आपको एनडीटीएल समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही ओपन मार्केट को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझनी पड़ेगी, यानी कि सरकारी प्रतिभूति क्या होती है वो समझनी पड़ेगी। चलो भाई समझते हैं इसको, सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? चलो मान लीजिए यहाँ पे मैं हूं, ठीक, मैं हूं, मेरे पास इस समय क्या है? 10 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए लेके मैं मार्केट में जा रही हूँ कि आज ना या तो किसी दुकान का मैं सौदा करके आऊंगी, कुछ खरीदूंगी, यानी कि बड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी, कुछ एसेट्स मैं खरीद के लेकर आऊंगी। 10 लाख रुपए, कार भी खरीद सकती हूँ। मतलब मेरे मूड के ऊपर नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे बैंक अकाउंट में या किसी भी तरीके से लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मेरे पास पैसा है 10 लाख रुपए। ठीक है, मैं मार्केट में जा रही हूँ, मार्केट में मैं घूम रही हूँ, और मैंने लोगों से बात की है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे कार लेनी चाहिए अपने लग्जरीज को बढ़ाने के लिए, कुछ भी मुझे खरीदना, मैं मार्केट में मूव कर रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय मिलता है मुझे, गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं कहूँगी, चलो गवर्नमेंट का मिनिस्टर कोई मुझे मिल गया, मैं तो मिनिस्टर से मिलूंगी। किससे मिलना चाहेंगे आप? कौन से मिनिस्टर से मिलेंगे? कौन से मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे? मोदी जी से मिले? चलो मेरे को मिलते हैं जी मोदी जी। बोले हेलो मैम, आप कहाँ घूम रही हैं? मैम तो मुझे बोलेंगे नहीं, बोलेंगे आप कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं मोदी जी से कहूंगी कि सर मेरे पास ना 10 लाख रुपए हैं और मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं आज के टाइम में,
एट प्रेजेंट मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इन मार्केट, और मुझे उसके बदले में थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए। अब यार अगर मैं कार ले लूंगी तो उसमें तो डेप्रिसिएशन ही ऐड होगा, है ना। 10 लाख की कार खरीदूंगी, शोरूम से बाहर निकलते ही बेचने लगूंगी तो 10 में बिकेगी? बिकेगी? जैसे ही शोरूम के गेट से कार बाहर आई, ऑलरेडी 1 लाख रुपए डाउन। एक मीटर नहीं चलाई आपने उसको, समझ में आई? पेपर वर्क करवा के आपने गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाल दिया, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उस पे हो गया बिना चलाए। तो उसमें तो मेरा कोई प्रॉफिट बनेगा नहीं। तो इसका मतलब या तो मैं एसेट्स खरीदूंगी, जैसे प्रॉपर्टी खरीदूंगी, कोई प्लॉट खरीदूंगी, या फिर मैं क्या करूंगी मैं कोई बॉन्ड्स खरीदूंगी, शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगी। अब शेयर मार्केट में पैसा भी लगा सकती हूँ, पर शेयर मार्केट जो होता है उथल पुथल होता है, इतना रिस्क लेना मेरे बस की नहीं। 10 के 10 लाख डूब गए तो मेरे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, 10 के 20 हो जाए तो किसको अच्छा नहीं लगता। बट शेयर मार्केट जो होता है बिल्कुल अलग है, 1 मिनट में ऊपर 1 मिनट में डाउन, ठीक। उसका रिस्क मुझे नहीं लेना, तो मुझे सेफ मतलब कि वो करना है, इन्वेस्ट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं जाना चाहती हूँ। तो मोदी जी मुझे मिले, कह रहे अच्छा आपके पास 10 लाख है और आप सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक काम करिए, मुझे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत है। होती है ना भाई, आप जो ये रोड बनवा रहे हैं, ये एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, या एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, जो सैलरीज दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो कहाँ से आती है? नोट थोड़ी ना छापे जाएंगे, वो ऐसे ही सर्कुलेट होता है। सबसे पहले टैक्स लेंगे, उसके बाद अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग लोन लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं, पब्लिक से भी लोन उठाती है गवर्नमेंट ओनली। उन्होंने बोला कि आपको ठीक है, आपके पास 10 लाख है, मुझे रिक्वायरमेंट है, आप ये 10 लाख रुपए क्या करिए, आप मुझे दे दीजिए। आप क्या करिए, 10 लाख रुपए जो है आप ये मुझे दे दीजिए, ठीक है। 10 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। ठीक, आप ये 10 लाख रुपए जो है ये आप मुझे दे दीजिए। मैंने बोला कि सर मैं दे तो दूंगी, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वो मोहर काफी है। आप इंश्योरेंस कराने जाओगे, सच में बताना, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। सबसे इस समय जो मार्केट ट्रेंड में चल रही है policybazaar.com, चल रही है नहीं चल रही? एक है LIC, बहुत पुरानी है। आप मुझे अपने मन से नहीं, दिल से और दिमाग दोनों से बताइएगा कि अगर आपके पास पैसा है और आपको कोई इंश्योरेंस लेना, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड लेना है, चाहे टर्म इंश्योरेंस लेना, टर्म लाइफ इंश्योरेंस की भाई डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली पीछे सरवाइव करने के लिए उसको पैसा मिल जाए, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं उसको। तो आप किस साइड जाना चाहेंगे, policybazaar.com पे जाना चाहेंगे या फिर LIC पे जाना चाहेंगे? LIC, क्योंकि LIC क्या है, LIC क्या है, गवर्नमेंट ब्रांड है। पहले 100% गवर्नमेंट हुआ करता था, बट आज के टाइम में उसमें बहुत सारा पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर का भी लगा है, बट उसमें कुछ शेयर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और policybazaar.com का पता है कब भाग जाए कब ना भाग जाए, समझ में आई? तो किसके कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहां पे भी गवर्नमेंट के अगर 10% शेयर भी है ना, टोटल 100% प्राइवेटाइजेशन के अलावा, तो अगर किसी में 10% भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर है तो हम उधर जाना चाहेंगे। यहाँ तो मुझे पूरी के पूरे सीधा नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मैडम आप आइए, 10 लाख रुपए आप मुझे दीजिए। मैं बोली ठीक है सर, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, तो आप मुझे इसके बदले में क्या देंगे? भाई मेरे घर में मेरे पापा हैं जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, मेरे हस्बैंड है जिन्होंने मुझे पैसे दिए, वो मेरे से पूछेंगे नहीं 10 लाख कहाँ दे आई? मेरे पे तो कोई बिलीव करता नहीं, कि सब सोचते हैं कि मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, पता नहीं कहाँ लगाई गई, कहीं उल्टी सीधी जगह पैसे ना इसने लगा दियो। तो मुझे उनको सेटिस्फाइड करना है, उनको वो पेपर दिखाना, अपने हस्बैंड को पेपर दिखाना है कि नहीं मैंने गलत जगह पैसे नहीं लगाए हैं, सही जगह पैसे लगाए हैं, कुछ तो प्रूफ दोगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, मैं आपको ये पेपर देता हूँ, एक पेपर का टुकड़ा देता हूँ, स्टैम्प होगी, लिखा होगा, और फिर एक होता है ना टर्म एंड कंडीशन, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होंगी कि मैंने तपस्या सिंह से क्या किया, 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए लिए हैं, ठीक है, मेरे को इनको 2 साल बाद रिटर्न करने हैं, और इस पे मैं इनको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा या 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। देखो कितनी सारी स्कीम्स आती हैं,
डाक पोस्ट ऑफिस में स्कीम निकलती है कि आप, एक आई थी रक्षाबंधन पे स्कीम, रक्षाबंधन पे स्कीम आई थी कि आप अपनी बहन को कैश या कोई भी गिफ्ट ना देके केवल 1 रुपए से, भाई अपनी बहन के लिए केवल 1 रुपए से उसका खाता खाता जो है उसमें, ये वाली कोई योजना थी, मैं उसका नाम भूल गई, 2 या 3 साल पहले की बात है, आप ये इसमें लिंक करा दीजिए। उसमें उसको क्या होगा कि जब आपकी सिस्टर 60 ईयर की हो जाएगी, उसको एज ए पेंशन 3000 रुपीज पर मंथ उसको मिलेगा, और इन केस अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो 10 लाख का जो उसको इंश्योरेंस है वो कवर मिलेगा। कितनी अच्छी बात है, 1 रुपए में गवर्नमेंट वो स्कीम दे रही है। सोचिए गवर्नमेंट को पैसे की नीड होगी, अगर हर भाई अपनी बहन के लिए 1-1 रुपए का इंश्योरेंस कराता उसी के अकाउंट में, तो कितने लाख भाई हैं और कितनी लाख करोड़ बहन है, तो कितने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच गए। ये स्कीम आती है और वो लेनी भी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पिछले साल एक स्कीम लॉन्च की थी। आप अपने बच्चे के बर्थडे पे क्या करते हो, एक रेस्टोरेंट बुक करते हो, दुनिया भर का उसमें क्या कर दिखाया है वाकई में, उसमें क्या करते हो आप, उसके लिए डेकोरेशन करते हो और पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, 5 लाख 2 लाख 1 लाख 50,000 20,000, जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना खर्च करते हो। ठीक है, आप कीजिए, क्योंकि बच्चों को बर्थडे का मतलब बैलून और केक से ही होता है और किसी से उसको मतलब नहीं होता। बट आप बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसके बर्थडे पे हर साल 5000 रुपीज अकाउंट खुलवाइए, उसके नाम डालिए एज ए स्कीम में। स्कीम लॉन्च हुई थी बर्थडे की, तो आपके बच्चे को जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा या 21 ईयर का हो जाएगा, अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसको लोन जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। लोन क्या होगा, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और अगर उसमें पैसा ज़्यादा ही लगा हुआ है तो आपको ज़रूरत भी नहीं है लेने की। और अगर बच्चे को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है उसके लिए काम आएगा। अगर आपने लोन भी नहीं लिया, सब कुछ भी नहीं लिया, उसका पैसा वो एज इट इज सेव पड़ा, उसकी शादी भी होगी, उसने अपने बच्चों की भी शादी कर दी, और वो अब केस में अपनी रिटायरमेंट की एज में, हम तो मर चुके हैं, हम तो जिएंगे नहीं इतने, उसके वो रिटायरमेंट की एज में, मान लो मैं शौर्य के नाम पे कराती हूँ, वो अपने रिटायरमेंट की एज में, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी ना तब तक, तो उसको ऐसे पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। कितनी अच्छी स्कीम है, हर साल 5,000 डालिए, सिर्फ 5,000। ठीक है, तो अभी रिवाइज करो क्विक, 1 मिनट होल्ड रखो। समझ में आई? तो इस तरीके की ना स्कीम निकालती रहती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ कि इन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है मैं आपको एक पेपर पे लिख के देता हूँ, ये होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर मैं किसी को पेपर पे लिख के देती हूँ तो वो मेरी सिक्योरिटी होगी, है ना, तपस्या सिक्योरिटी मैंने दी है, मेरी सिक्योरिटी पे कौन विश्वास करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पे हर बंदा वो करेगा। ठीक है, अब उसने बोला कि ठीक है, ये सिक्योरिटी इन्होंने उठा के मुझे यहाँ पे दे दी। ठीक है, मैं यहाँ पे ले आई, इन्होंने मेरे को यहाँ पे दे दी है सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक, अब मैं आई घर पे, तो आते ही हस्बैंड ने सवाल क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, पैसा इन्वेस्ट कराई? मैंने कहा हाँ कराई। बोले कहाँ किया? तो मैंने बोला कि मैंने ना, मेरे को मोदी जी मिले थे, पहली बात तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, चलो एक लेमिन टर्म्स की बात है, ये एक समझाने के लिए बोल दूं कि मेरे को मोदी जी मिले थे और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ना तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो और हम आपको इतने % इस पे वो देंगे और पेंशन भी मिलेगी। बहुत सारी उन्होंने मुझे स्कीम समझाई। तो बोले कि मैं कैसे विश्वास करूं, आज के टाइम पे तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ दिखाओ। मैं बोली हाँ है ना मेरे पास प्रूफ, ये रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड को क्या किया, ये प्रूफ दिखाया, तो उनको यकीन होगा कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी, यानी कि 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी हमारे पास है। समझ में आई? ठीक है, और हमेशा ये ना देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम क्यों लेंगे? अगर कोई बैंक हमें 8% ब्याज ही दे रहा है तो मैं क्यों लूंगी? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है हमेशा बैंक रेट से ज्यादा ही कुछ आपको प्रोवाइड कराती है। सेविंग अकाउंट में मान लीजिए आपका बैंक आपको 7% पर एनम आपको इंटरेस्ट के रूप में पे करता है, 1 लाख रुपए पे कितना, 7,000 रुपए आपको हर साल ऐड करके दे रहा है। ठीक है, नहीं कुछ और ही होगा, देख लेना कैलकुलेशन करके। 1 लाख का 7% जितना दिया है वो आपको क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में पे कर रहा है। ठीक, बैंक आपका।
तो मैं फिर बैंक में ही ना जाऊंगी। पर हमेशा क्या होता है कि बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको पे करती है। वो 9% करेगी या 10 करेगी, 12 करेगी या 14 करेगी, प्लस में आपको अदर फैसिलिटीज भी देती है। ठीक, कि अगर आप क्या करोगे कि 10 के 10 लाख नहीं लोगे 3 साल के बाद मुझसे, मैंने 3 साल का बॉन्ड साइन किया, 3 साल के बाद आपने 10 के 10 लाख मेरे से नहीं लिया, आपने 5 लाख लिए, तो 5 लाख रुपए पे फिर आपको 10% या 15% मिलेगा। और इसमें क्या होगा, आपकी पेंशन बन जाएगी। ठीक है, हर महीने आपको 1000 2000 रुपये पेंशन मिलेगी, आपको 5 लाख रुपए भी हम वापस कर देंगे और एज ए पेंशन के रूप में हम आपको ये पैसा भी देते रहेंगे। तो क्यों ना मैं फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लूंगी। समझ में आई? सबसे बड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। आज के टाइम में अगर मुझे कोई कहे कि 20 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले, तो मैं खरीदूंगी अगर मैं कैपेबल हूँ। किसके अकॉर्डिंग? प्रॉपर्टी खरीदने के एवज में मैं क्या करूंगी, उधर जाना पसंद करूंगी। ठीक, समझ में आई? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप समझ गए हो क्या होती है। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब इसको समझिए कि ये कैसे यूज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब फिर से आते हैं हम अपनी, ये हमारा आरबीआई है। ठीक, ये हमारा आरबीआई है और ये हमारा कौन सा है, आज कोई प्राइवेट बैंक लेते हैं, एचडीएफसी लेते हैं हम। ठीक है, एचडीएफसी लेते हैं, हमेशा एसबीआई पीएनबी लेते हैं, एचडीएफसी लेते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक पे अलाउड होता है, कॉमर्शियल बैंक ही है सारे। ठीक, आरबीआई। और बैंक जब हम पढ़ेंगे ना, बैंकिंग जब आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें हम आप टाइप्स ऑफ बैंक्स होंगे बहुत सारे, वहां पे हम ये चीज पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल कौन से होते हैं, नॉन कॉमर्शियल कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंस कौन से होते हैं, फाइनेंस कौन से होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक टर्म यूज कर रही हूँ कि कॉमर्शियल बैंक। ठीक, तो एचडीएफसी क्या कर रहा है, आरबीआई को लग रहा है कि भाई एचडीएफसी जो है, एसबीआई के अलावा पीएनबी, इतने सारे बैंक है, सबसे ज्यादा जो लोन पास हो रहे हैं ना, वो कहाँ से हो रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहा है, फ्लो कर रहा है मार्केट के अंदर। अब पैसे को रोकना है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं। ये कहेंगे कि ठीक है, एक काम करिए, एचडीएफसी से बोलेगा आप क्या करो, आप मेरे पास मुझे दो, जो लोन आप पब्लिक को दे रहे हो ना वो आप मुझे दो। आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक आरबीआई को पैसा अपने पास मंगाने से मना नहीं कर सकता। अगर वो 60% चाहता है तो उस पर वो आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि नहीं जी 40 दूंगा, 45 दूंगा, 50 दूंगा। आर्ग्यूमेंट जरूर कर सकता है पर मना नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा। भाई आपने ना मार्केट में ना इन्फ्लेशन इतना फैला दिया है कि लोगों के पास ना, जो गरीब तबका है वो दब रहा है। अपर लेवल, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उसको आसानी से कर ले रहे हैं, पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मैंने आपको जो पॉवर्टी समझाई थी उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन बताया था कि 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी वाला सिस्टम जो समझाया था। ठीक है, कि वो बंदे जो है वो दब जा रहे हैं, वो खरीद नहीं पा रहे हैं, उनकी पहुंच से चीजें बाहर हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो भैया एक काम करो कि तुम ना मुझे लोन दो, क्या करो तुम ना मुझे लोन दो, मेरे को पैसा दो। तो वो बोलेगा कि ठीक है जी, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको लोन दे देंगे, यानी कि हम आपको मनी जो है, पैसा जो है हम आपको दे देते हैं। ठीक है, मार्केट में नहीं उतार रहे। तो आरबीआई बोलेगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे से लोन ले लेता हूँ और मैं एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करूँगा, एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एज ए कोलेट्रल मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखूंगा, प्लस में आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगा। समझ में आई? गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लस में मैं आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगा। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा है या खरीदा है? बेचा है या खरीदा है? फिगर सामने है, फिगर सामने है आपके, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। बेचा है या खरीदा है? बेचा है ना, बेचा है या नहीं? मैंने क्या बताया, गिरवी रखने का मतलब क्या हो रहा है, उसके एवज में मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं वो चीज बेच आई, उसको मैं रीपरचेज कर सकती हूँ, जब मैं रेपो बता रही थी आपको। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दिया, गिरवी रख दिया एज ए कोलेट्रल। ठीक, इसका उल्टा आ जाइए, इसका उल्टा आ जाओ,
यहीं पे मैं इसकी जगह चेंज नहीं करूंगी, आरबीआई को मैं इधर ही रखती हूँ और एचडीएफसी को मैं उधर ही रखती हूँ, जगह चेंज नहीं करूंगी मैं, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसको लग रहा है आरबीआई को कि भैया एचडीएफसी से तो नहीं जा रहे मार्केट में। ठीक है, एचडीएफसी, अब यहाँ क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी या नहीं होगी, ऊपर महंगाई बढ़ रही है, जब क्या किया, पैसा मंगा लिया, पैसा है ही नहीं, मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो गई तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट अपने आप ही डाउन हो जाएगा। समझ में आई, यहाँ पे महंगाई जो है इन्फ्लेशन हो गई डाउन, पहले फिगर से, फिगर नंबर ए से, फिगर नंबर ए से क्या हो गई, इन्फ्लेशन जो है वो मेरी डाउन हो गई। समझ में आ रही है बात। अब फिगर नंबर बी समझो, फिगर नंबर बी क्या बोल रहा है कि अब आरबीआई को लग रहा है अरे यार कि एचडीएफसी से तो लोन ही पास नहीं हो रहे हैं, एचडीएफसी से तो लोन ही पास नहीं हो रहे हैं, किसी भी बैंक से लोन ही पास नहीं हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा और कहेगा कि ठीक है भाई एक काम करो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दे दे रहा हूँ, लोन दे दे रहा हूँ। ठीक है, लोन दे दे रहा हूँ, तुम लोगों को पैसा बांटो, मार्केट में मनी का फ्लो करो, ताकि इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर आए, लोगों के पास पैसा जाए, डिमांड करें लोग। वो बोले कि ठीक है जी मैं करूंगा, पर वो बोलता है कि कोलेटरल के रूप में आपको मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब इस केस में क्या हुआ है, प्लस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हर जगह चलेगा। अब इस केस में क्या हुआ है, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया है, परचेज किया है, परचेज किया है, यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, परचेज किया है। तो देखो, सेल एंड परचेज, ठीक है, सेल एंड परचेज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करना बाय द आरबीआई क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में आई, समझ में आ गया। ठीक, ऊपर क्या करना है, महंगाई को कम करने के लिए, ऊपर क्या होगी, महंगाई को कम करने के लिए। अब यहाँ मैं रेपो, रिवर्स रेपो, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं एक सेंटेंस आपको यहाँ पे बोलूँ कि क्या आरबीआई महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है, सही है या गलत है, सही है। ठीक है, क्या आरबीआई महंगाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है, सही है। ठीक है, ये इस तरीके की स्टेटमेंट आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। समझ में आ गई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप अच्छे से समझ गए हो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ओपन मार्केट सिस्टम ऑपरेशन सॉरी समझ गए हो, ओ एम ओ शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, ओ एम ओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चल, उससे आगे हमारा क्या था, उससे आगे क्या कौन सा था, एफ जो हो चुका है, उससे आगे क्या है, बैंक रेट, बड़ा खतरनाक है बैंक रेट, रेपो की तरह ही होता है पर फर्क है। बैंक रेट क्या होता है, रेपो में आप क्या करते हो बच्चों, 14 डेज से लेके 365 डिग्री तक आप लोन लेते हो, शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हो और कोलेट्रल रखते हो। बेटा एक चीज याद रखें, कोलेट्रल जो वर्ड है ना, ये जो गिरवी वर्ड जो है इसको मत भूलना बस, अगर ये वर्ड भूले तो सब कुछ गलत हो जाएगा, दूसरी की चीज दूसरे में पुट हो जाएगी एकदम से, आपको पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कब गलत कराए, और आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मैंने तो सही किया था, मैम ने तो ये बताया था, बट कोलेट्रल आपको याद रखना है। ठीक है, चलो भाई, अब क्या होगा, मान लीजिए बैंक रेट की मैं बात करती हूँ, बैंक दर की मैं बात करती हूँ, ये मेरा आरबीआई है और ये मेरा एचडीएफसी या आईसीआईसीआई लेते हैं, ये बैंक है। ठीक, आईसीआईसीआई ने कहा कि सर मेरे पास ना पैसे की कमी है, आप मुझे लोन दे दीजिए। आरबीआई तो बैठा है लोन देने के लिए, ठीक है भाई ले ले, बता कितने का चाहिए, बोला जी 100 रुपये का लोन चाहिए, ठीक है ले लो मेरे पास है। अब क्या बोलता है आईसीआईसीआई बैंक कि सर देखे मेरी हालत इतनी टाइट है कि मैं कोलेट्रल कुछ भी नहीं रख सकता, मैं कोलेट्रल रख ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले अच्छा आप कोलेट्रल नहीं रखेंगे, और उसने बोला
कि सर आप तो केवल 14 दिन से लेके 365 दिन तक ही लोन देते हैं, इतने में मेरी औकात ही नहीं है कि जो भी पैसा मैं आपसे एज ए लोन लूंगा कि इतने टाइम पीरियड में मैं उसको आपको वापस कर सकूं। तो उसकी तो हालत बहुत पतली है, बहुत टाइट है। बट आरबीआई के क्या है कि उसको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, समझ में आई? सेंट्रल बैंक है हमारा, फादर ऑफ द बैंक है हमारा, पापा है बैंकों का। पापा कैसे मना करेंगे, अपने बच्चों को कैसे छोड़ देंगे उसके दुख भरे दिनों में, है ना? दुख भरे दिन बीते रहे भैया, कह रहे ठीक है चलो हम तुम्हारे दुख भरे दिन को बिताएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। बोलेंगे ठीक है भाई, चल कोई बात नहीं, ना तेरे पास कोलेटरल रखने के लिए कुछ है ना तुम वो कर। हम आपको क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देंगे। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म कितनी होती है? 3 ईयर्स। लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। बट हाँ, जब आप मुझे लॉन्ग टर्म में लोन वापस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये के बदले मुझे 108 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि क्या हुआ, 8%। रेपो से बहुत ज़्यादा हाई होता है बैंक रेट, समझ में? रेपो से बहुत ज़्यादा हाई होता है बैंक रेट। फर्स्ट कंडीशन ये है, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ये है। बट इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई एज कंपैरिजन टू रेपो रेट। ठीक, समझ में आ गई? पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई, ठीक है? अब दूसरी क्या है, ये ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता ही नहीं है ना? हम कह रहे हैं कि बैंक रेट हाई कर दो जी, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और फिर पैसा कम हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। वो सीन ही नहीं है यहाँ पे। इन्फ्लेशन के लिए ये काम ही नहीं करता। ये किसके लिए काम करता है? इन्फ्लेशन के लिए ये काम ही नहीं करता। किसके लिए काम करता है ये? इसमें ना एक तरीके की पेनल्टी टाइप से लगती है। पेनल्टी नहीं दिख रही, इसको जरूरत है, ये लोन लेने के लिए नहीं कर रहा, इसको अपने लिए ही जरूरत है बैंक को, है ना? हो सकता है ये बैंक क्या हो, करप्ट होने के उस पे हो, है ना? करप्ट होने के उस पे हो, तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए लोन ले रहा हो, तो इसका इन्फ्लेशन से लेना देना है नहीं। दूसरा कंडीशन समझिए। दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, जैसे कि मान लीजिए यही बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, प्राइवेट बैंक कोई बदनाम कर रही हूँ मैं, आईसीआईसीआई बैंक है। अच्छा, आपको बताया था मैंने कि एज ए सिक्योरिटी मनी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि इस टाइम 4% है, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करानी पड़ेगी, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करानी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको ये बताया है, ठीक? बट इसकी खस्ता हालत इतनी है, इतनी खस्ता हालत है इसकी, कि ये बैंक अपना सीआरआर भी डिपॉजिट नहीं करा पाया है। सीआरआर किस पे डिपॉजिट होता है, बता दो? सीआरआर कौन सी अमाउंट का डिपॉजिट होता है, कौन सी अमाउंट का 4% होता है? एनडीटीएल, ठीक है? एनडीटीएल याद रखना। तो जो सीआरआर है वो इसने जमा ही नहीं कराया, तो बोले कि अच्छा भाई तुमने सीआरआर जमा नहीं किया, अब लगेगी आपको पेनल्टी। क्या लगेगी? पेनल्टी। पेनल्टी लगेगी भाई। अब पेनल्टी के रूप में वो क्या बोलता है, मान लीजिए बैंक रेट आपकी चल रही है 7%। कितनी? 7% आपकी बैंक रेट चल रही है। 70% आपकी बैंक रेट चल रही है। बैंक रेट प्लस में 2%, बैंक रेट प्लस में 2%, यानी कि टोटल 9% आपको जमा करवाना पड़ेगा, जहां की आप केवल 4% जमा करवाते थे। अब आपको 9%। अब सीआरआर से मुझे कोई लेना देना नहीं, आरबीआई बोलता है। आरबीआई कहता है भाई मुझे सीआरआर से कोई मतलब नहीं है, तुमने अपना सीआरआर मुझे जमा नहीं करवाया है, तो अब जो मेरा बैंक रेट चल रहा है इस टाइम, बैंक रेट है मेरा इस टाइम पे 7%, 7% में पेनल्टी के रूप में तो 2% और लगा, और अपने एनडीटीएल का 9% मेरे पास डिपॉजिट कराओ इन कैश। समझ में आया? ठीक, बैंक रेट समझे कितनी खतरनाक होती है। इन्फ्लेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये इमरजेंसी के रूप में ही, या तो फर्स्ट केस होगा उसमें मांगेगा भाई सीआरआर जमा कराया हुआ है, बट इमरजेंसी कंडीशन है उसके पास तो मांगेगा, या फिर दूसरी कंडीशन उसकी ये होगी कि वो सीआरआर ही जमा नहीं करवा पाया, तो फिर आरबीआई क्या करता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए बोलता है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या था, MSF है ना, MSF क्या फुल फॉर्म होती है, मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग, कहाँ भाग जाते हैं यार वर्ड, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। मार्जिन का मतलब तो समझते ही होंगे, क्या होता है मार्जिन का मतलब, क्या होता है मार्जिन का मतलब, अरे मार्जिन का मतलब क्या होता है, बताओ एनीवन, मार्जिन का मतलब क्या होता है, क्या होता है मार्जिन। अच्छा आप ड्रेस स्टिच कराते हो, खासकर गर्ल्स, वो क्या बोलती हैं, चाहे लेडीज टेलर हो चाहे जेंट्स टेलर हो, बोले कि भैया मार्जिन छोड़ देना, है ना, क्योंकि हम खाते पीते घर से हम बाहर का इतना खाते हैं उल्टा सीधा कि हमेशा प्लस ही होंगे, माइनस तो जाएंगे नहीं, और माइनस हो गए तो उसमें तो कोई दिक्कत है ना, बड़ी चीज को छोटा आराम से किया जा सकता है, छोटी चीज को बड़ा कैसे करोगे, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया जाता है ना, जो आपकी स्टिचिंग जो फाइनल स्टिचिंग आती है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा वो 1 इंच 2 इंच छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन, यानी कि एक्स्ट्रा, ठीक, मार्जिन ये होता है। चलो भाई इसका मतलब क्या होता है वैसे यहाँ पे मार्जिन का मतलब वो नहीं है, ये मार्जिन का मतलब जब हम दूसरा वो करेंगे पोर्शन उसमें समझ में आएगा, ठीक है यही वैसे मार्जिन। अब यहाँ पे मार्जिन का मतलब क्या है, आइए चलो समझते हैं इसको, ये मेरा आरबीआई हो गया, ये मेरा पीएनबी हो गया, ठीक, आरबीआई से पीएनबी कहता है सर मुझे लोन चाहिए, आरबीआई से पीएनबी बोलता है कि सर मुझे लोन चाहिए, बोले ठीक है ले लो, मैं तो लोन देने के लिए बैठा हूँ, बट पीएनबी कहता है ओनली फॉर 1 डे, किसके लिए, ओनली फॉर 1 डे, केवल और केवल 1 दिन के लिए ही मुझे लोन चाहिए, अभी ले रहा हूँ 24 घंटे के अंदर आपको वापस कर दूंगा, पीएनबी ने ये बोला, ठीक, वो बोला ठीक है हो जाएगा, ठीक है। अब पीएनबी ने एक चीज और बोल दी कि सर ठीक है बट मेरे पास ना कोलेटरल रखने के लिए है नहीं, अभी मैं कुछ भी कोलेटरल नहीं रखूंगा, आरबीआई बोलता है कि ठीक है जी, आप 1 दिन के लिए पैसा ले रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा पर कोलेटरल तो मैं लूंगा, तो फिर आरबीआई बोलता है पीएनबी से कि भाई पीएनबी मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तेरे पास एसएलआर है, उसने बोला कि तेरे पास एसएलआर तो है, हर बैंक के पास होती है, एसएलआर क्या होती है, अपनी एनडीटीएल का 80% आपको अपने पास रखना होगा सिक्योरिटी के रूप में, एसएलआर कितने परसेंट है, 18%, 18%, उन्होंने बोला ठीक है आपके पास एसएलआर तो है, कुछ भी नहीं है एसएलआर तो है, बोला जी हाँ है, क्योंकि एसएलआर का ठीक है 18% एसएलआर होती है, ये मैंने लिख दिया तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो एसएलआर का क्या करना है, एसएलआर का आपको केवल और केवल 1% आपको मुझे डिपॉजिट कराना है, ठीक है, एज ए कोलेटरल, जब आप अगले दिन यानी कि कल जब मुझे आप पैसा रिटर्न करोगे तो मैं ये एसएलआर आपको वापस रिटर्न कर दूंगा और फिर इस एसएलआर को आप अपने उस अकाउंट में अपने बैंक में जाके दोबारा से डिपॉजिट कर देना, तो ये क्या होती है हमारी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, समझ में आ गई, समझ में आई बात आपको। तो बेटा कौन सा पोर्शन कंप्लीट हुआ है हमारा, क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स आपके जो हैं वो फिनिश हो गए हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रिजर्व रेशो पढ़ा, सीआरआर एसएलआर होती हैं रिजर्व रेशो, उसके बाद हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, उसके बाद हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज पढ़ी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रेपो, रिवर्स रेपो, स्टैंडिंग फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ पढ़ा,
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ा, बैंक रेट पढ़ा, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज पढ़ा। ठीक है, तो ए पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, ए पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। चलो बी की तरफ मूव करें, चलो करते हैं। बी क्या बोल रहा था, क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव सॉरी, क्वालिटेटिव टूल्स, डायरेक्ट भी बोलेंगे, इसमें डायरेक्ट अप्रोच करता है आरबीआई, डायरेक्ट टूल्स भी बोलेंगे इसको। ठीक, इसमें सबसे पहला पॉइंट्स मैंने आपको क्या लिखवाया था, पहला क्या लिखवाया था, इसको बच्चों एक चीज और बोलते हैं, सेलेक्टिव टूल। सेलेक्टिव टूल, तो इसके तीन नाम हो गए, पहला नाम क्वालिटेटिव, दूसरा नाम डायरेक्ट, दूसरा नाम डायरेक्ट और तीसरा नाम सेलेक्टिव। चलो पढ़ते हैं इसको। पहला मैंने इसमें क्या लिखा था, अब उसको छोड़ दीजिए, मैं अपने हिसाब से इसको लेके चल रही हूँ, आप उसमें पीछे मर्ज कर लेना कौन से पॉइंट पे कौन सा है। तो इसमें हमारी ना 4 विंडोज होती हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं। पहला है हमारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चलो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, राशनिंग क्रेडिट कंट्रोल। ये नाम मैंने इसलिए लिखा है, बुक्स में किसी में दे रखा है किसी में नहीं दे रखा, बट इसी चीज से रिलेट करके आप इसको पढ़ोगे। ठीक, रैशनिंग क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। अच्छा, इसको मैंने बोला था अपने घर से आप हर चीज को लेके चलिए। जब आप बजट, बोला आपके पापा की सैलरी आती है तो आपको पता होता है ना कि राशन जब आप लेने जाते हो तो आपको पता है ना कि भाई इतने किलो आटा लाना है, इतने किलो दाल लानी है, इतने किलो स्पाइसेस लाने हैं, ग्राम स्पाइसेस लाने हैं, है ना। या आजकल ये पास्ता कितना लाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या लॉन्ड्री के लिए क्या क्या लेके आना है। ठीक है, या अदर रिक्वायरमेंट्स, घर में कौन सी चीज़ टूट फूट गई है वो रिपेयर करानी है या नई खरीद के लानी, बजट बनाते हो। ठीक है, यानी कि कैटेगरीज बांट देते हो आप। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी ना कैटेगरीज बांट देता है आरबीआई। ठीक है, कैटेगरीज बांट देता है आरबीआई और उस पे कहता है कि देखो अगर आपका बजट 10,000 का है, आपका बजट कितना है बच्चों, 10,000 का आपका बजट है और 10,000 के पैसे, 10,000 रुपये लेके आप मार्केट गए हो और आप में उसमें शॉपिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना किचन का सामान भरोगे ना, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दोगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी है कि किस पार्ट पे हमें कितना जोर लगाना है, कितना उसको पैसा देना है, कितना लोन प्रोवाइड कराना है। पैसा देने का मतलब लोन प्रोवाइड ही कराना है, समझ में आ गया। यानी कि घर के जैसा ही है कि इंडस्ट्री में बैंक किसको कितने % लोन देगा, किस इंडस्ट्री को ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पीएनबी या एसबीआई बैंक है। ठीक है, तो एसबीआई बैंक को आरबीआई बोलेगा कि मान लो जी आपके पास 100 रुपए हैं लोन देने के लिए, तो आप क्या करो, इस टाइम किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, एमएसएमई को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एमएसएमई को आप क्या करो जी 60%, तो 60 नहीं देती अभी मैं, और कैटेगरीज भी बांटूंगी, 60 नहीं देती हूँ, आप इनको 40% लोन दो, यानी कि 40 रुपये एमएसएमई को दो। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर को आप कितना दे दो, 30% दे दो, 30 रुपये दे दो, यानी कि 70 रुपये हो गए। कितने बचे उसके पास, 20। फिर वो बोलेगा कि जी एजुकेशन को दे दो, तो 20 रुपये उसने क्या किया, एजुकेशन को दे दिए, तो कितना हुआ, कितने हो गए हैं, 10 बचे ना, तो कोई बात नहीं, 10 और को देंगे ना, तो 10 उसके पास अब बचता है। अब जैसे स्टील इंडस्ट्री है, कोई स्टील इंडस्ट्री है
या आप पेट्रोल की कोई इंडस्ट्री है, या रिलायंस इंडस्ट्री ले लो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, मान लीजिए रिलायंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिटेल दुनिया भर का चलाते हैं ये, रिलायंस है, रिलायंस आ रहा है कि रिलायंस को भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ अगर आपके इन सबको देने के बाद भी पैसा बच रहा है, 10 रुपये बच रहे हैं जी हमारे पास, तो 10 दे दो रिलायंस को, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आई? आप क्या करोगे, प्रायोरिटी बेस पे क्रेडिट को कंट्रोल करोगे। जो जमा है ना आपके पास, ये जो जमा है जो एज ए लोन के रूप में आप मार्केट में उतारोगे, उसको कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करो? जैसे राशनिंग करते हैं, राशनिंग करते हैं अपने घर का राशन लाते टाइम हम प्रायोरिटी देखते हैं, ऐसी बैंकों को क्या ऑर्डर करता है, क्या सर्कुलर जारी करता है आरबीआई कि आप उसी प्रायोरिटी बेस पे लोन को प्रोवाइड कराएंगे इन द मार्केट। समझ में आई? सबसे ज्यादा इस समय एमएसएमई और ह्यूमन जो होती हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटी छोटी उद्योग चलाती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री चलाती हैं, वुमेन्स, उस पे बल है। ठीक है, कहने को तो एजुकेशन लोन पे भी बहुत वो है, बट आसानी से मिलता नहीं है, कहने को है, बट पेपर वर्क इतना हैशल वाला होता है उनका कि बंदा दम तोड़ देता लास्ट में, भैया हम पढ़ते ही नहीं है, रहने दो, है ना। ठीक है, यानी कि किस किस पर्टिकुलर सेक्टर में मनी का फ्लो किस हिसाब से होगा, वो सब चीजें हमारी क्या बताएगी, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि विशेष क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया में कितना पैसे को लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्शन है ना, नेक्स्ट डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन इसमें तो आपको पता ही लग रहा होगा कि आरबीआई सीधा डायरेक्ट एक्शन लेगा। ठीक है, आरबीआई सीधा डायरेक्ट एक्शन लेगा। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि किसी भी बैंक ने मान लीजिए सीआरआर को जमा ही नहीं कराया, सीआरआर एसएलआर को क्या किया इन्होंने, इसको मेंटेन ही नहीं किया है, मेंटेन नहीं किया इन्होंने, ना तो अपने पास रखा, उसका तो छोड़ ही दो, आरबीआई का उन्होंने अपने पास भी नहीं रखा है। ठीक है, उन्होंने अपने पास नहीं रखा है। ठीक ठीक, सीआरआर कैश में होता है, ये गोल्ड है, कैश है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें, इन्होंने मेंटेन ही नहीं किया। आरबीआई उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, आरबीआई उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। कहाँ से ऑब्जर्व करता है आरबीआई? ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, जो सेलिंग और परचेजिंग क्या करता है, बताता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि बेशक ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आरबीआई के सामने है, बट फिर भी आपको अपना एनडीटीएल जो है हर अल्टरनेट फ्राइडे को आरबीआई को बताना पड़ेगा। ठीक, समझ में? चलो, कोई भी बैंक है उसने ना अपना सीआरआर मेंटेन किया, ना उसने अपना एसएलआर मेंटेन किया, ना उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा कराया, ना उसने अपने पास पैसे को जमा रखा, नहीं मेंटेन कर रहा है। होते हैं ना क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, जब स्कूल में आप होंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कितना ही टीचर कूट ले, काम करके नहीं लाना है तो नहीं लाना है ना, होता था ना, ऐसे होते हैं। हमारे टाइम में तो बहुत होते थे, खूब पिटते थे, हमारे टाइम पे तो डंडे लगते थे। आप लोगों के टाइम पे लगते थे स्कूल में? लगते थे? आज के टाइम में नहीं लगते। देखो तुम्हारे से क्वेश्चन भी इंटरव्यू में वही पूछा गया, बेटा कभी हम पढ़ाई के ऊपर नहीं पिटे, मैं पिटती थी हमेशा लेट जाने के ऊपर, कितनी कोशिश कर लो हमेशा लेट, हमेशा लेट। और जिस दिन भी मैं पहले पहुंच गई तो मेरे टीचर बोलते थे सारे के सारे, हैं आज आप टाइम से पहले, बेटा क्या सोए ही नहीं थे रात को? मैंने कहा मेरा बस चले ना मैम, मैं पूरी रेडी होके सोऊं और सुबह उठ के सीधा स्कूल। ठीक है, हमेशा। और एक डंडा नहीं लगता था, 4 डंडे लगते थे, 4। और ऐसे नहीं कि ऐसे फूल जाते थे, ना हाथ पे वो छपता था, बहुत डंडे खाए। ठीक है, तो याद आती है अपने टीचर्स की। एक मेरे हिस्ट्री वाले टीचर्स थे, वो बोलते थे, हमेशा मेरे को बोलते थे, कभी पढ़ाई के ऊपर नहीं वो करेगी, कभी इनडिसिप्लिन नहीं होती है, तुझे क्या है, तू सुबह जल्दी नहीं आ सकती? मैंने बोला सर कोशिश तो करती हूँ, एक्चुअली मेरे को हेल्थ इशू रहता था। ठीक है, हेल्थ इशू की वजह से क्या होता था कि मैं हमेशा, जब होता है ना कि किसी को कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है तो वो रात को जल्दी नहीं सो पाता। ठीक है, और मेरी आँख की 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे लगती थी। ठीक, तो सुबह उठ ही नहीं पाती, उठ ही नहीं पाऊंगी तो टाइम से पहुंच ही नहीं पाऊंगी, तो मेरे को हेल्थ इशू थे। अब वो चीज़ें जाके धीरे धीरे
हो रही है मेरी, अब धीरे धीरे नहीं, अब तो सोल्व भी हो गई है, जिम्मेदारी आ गई ना सर पे। तो इसलिए अब बीइंग ए मदर बच्चे को स्कूल भेजना है तो भैया चाहे तू 4 बजे सो, चाहे 5 बजे सो, 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चा स्कूल ही नहीं जा पाएगा। ठीक, तो उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं थी। सर बोलते थे कि बेटा अगर ये चीज सुधार लेना तो तुझसे अच्छा बच्चा वर्ल्ड में नहीं है। तो अभी मेरे को मेरे फोन पे भी बात होती है, तो कह रहे अभी सुधरी है, नहीं सुधरी मेरे हस्बैंड से बात कर, सर से बात करते, कहते नहीं नहीं सर सुधर गई है अब तो, ये कहते नहीं हमेशा डंडे खाती थी हमेशा, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाया जाए। आज के टाइम में भी डिसिप्लिन बच्चे को सिखाया जाता है, उसका क्राइटेरिया अलग हो गया। देखो फोन बच्चों के हाथ में आने के बाद ना बच्चे अग्रेसिव हो गए, अगर उनको आप मारोगे ना तो बच्चा सुधरेगा ही नहीं और बिगड़ेगा। तो हमें फिर अपना वो क्राइटेरिया भी चेंज करना पड़ेगा उनको पनिशमेंट देने का। चलो, तो यहाँ पे ये बिगड़ा हुआ बैंक है ना, इसने CRR जमा करा रखा है ना, SLR जमा करा रखा, तो अब RBI क्या बोलेगा, उसको डायरेक्ट क्या दे देगा, डायरेक्ट एक्शन लेगा कि भैया या तो जमा करा, नहीं तो फिर मैं आपको देखता हूँ, सर्कुलर जारी कर देगा सीधा, उसको टाइम पीरियड देगा। ठीक है, टाइम पीरियड देगा उसको। ठीक है, बैंक बोलेगा कि सर मेरे पास ना NPA बहुत ज्यादा हो रहा है ना, NPL सॉरी NPA, एल नहीं, NPA जो है, NPA जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, NPA बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं उस चीज को सरवाइव ही नहीं कर पा रहा हूँ। NPA क्या होता है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स, यानी कि क्या कर दिया कि किसी ने लोन ले लिया है और वो लोन क्या हो, वो वापिस ही नहीं कर रहा है बैंक का, तो बैंक तो घाटे में चला गया ना। होता है ना बहुत सा लोग 30,000 25,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख का लोन ले लेते हैं, EMI बंधवा लेते, 4-5 किस्तें भरी, फिर किस्त ही नहीं भरते, है ना। और अगर पर्सनल लोन है तो बैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सच में लिटरली ये है, बैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो तो NPA में चला गया, तो बोलेंगे कि सर NPA एसेट्स ना बहुत ज्यादा इंक्लूड हो रही, तो RBI बोलता है कि फिर आपने पेपर वर्क करके लोन क्यों नहीं दिया लोगों को, पेपर वर्क करके लोन क्यों नहीं दिया, या आपने केवल आंख बंद करके लोन दे दिया। आपको नहीं पता था कि मैं इसको लोन प्रोवाइड करा रहा हूँ कि ये मेरे को वापस बैकअप में देगा या नहीं देगा, समझ रहे हैं बातों को। तो ये सारी चीजें हैं, वो बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अपना NPA ठीक करो, आप अपना CRR जमा कराओ, आप अपना SLR मेंटेन करो, उसके बाद उसको टाइम नोटिस देता है और फिर उस बैंक को वो चीजें करनी पड़ती है। अगर नहीं करनी पड़ती है तो RBI के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है उस बैंक को क्लोज करने की, समझ में। अब उस बैंक को अगर RBI क्लोज कर देगा तो हम डायरेक्ट इफेक्ट होंगे उससे, नहीं होंगे। मैंने क्या बोला था, जो पहला पढ़ा हमने उसमें हम इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, इससे हम डायरेक्ट इफेक्ट होंगे। पहले वाला जो मैंने राशनिंग वाला आपको बताया था, अगर मैं MSME हूँ तो मेरे को फायदा मिल जाएगा ना उस चीज का फटाक से, क्योंकि 40% लोन मिल रहा है, मुझे एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा जल्दी से, समझ रहे हैं बातों को। डायरेक्ट इफेक्ट हो रही है नहीं हो रही हूँ, ऐसी इसमें बैंक बंद हो गया तो डायरेक्ट इफेक्ट हो जाऊंगी नहीं हो जाऊंगी। चलो, अगला है मेरा मोरल सुएशन। ठीक है, मोरल सुएशन, ठीक, नैतिक दबाव डालेगा यहाँ पे, वो तो डायरेक्ट धमकी थी, सेकंड पॉइंट में डायरेक्ट धमकी थी, इसमें क्या आएगा, बहुत प्यार से समझाएगा। ठीक है, प्यार से समझाएगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना। RBI बोलेगा, देखो मान लो RBI ने क्या किया कोविड के टाइम पे, ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, RBI ने क्या किया कोविड के टाइम पे, बैंक को क्या किया, कोई भी बैंक है, मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड किया, उसने क्या किया, रेपो रेट डाउन कर दी है, रेपो रेट डाउन करके क्या किया, लोन दिया, बैंक रेट डाउन कर दी, लोन दिया। यहाँ पे उसने रेपो को भी डाउन करके लोन दिया है, ठीक है, और बैंक रेट को भी डाउन करके लोन दिया है। कोई सी कंडीशन में आ गए हो उसमें उन्होंने दोनों चीजों को डाउन करके लोन को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, लोन प्रोवाइड कराया इस बैंक से, ठीक, कोलेटरल तो रखेगा ही रखेगा, आपको पता है। उसके बावजूद भी ये जो बैंक है ये मनी का फ्लो मार्केट में नहीं कर रहा है, मनी का जो फ्लो है वो मार्केट में बहुत कम कर रहा है। जितना इसको 100 रुपए का इसने लोन लिया था और 100 के 100 इसको मार्केट में उतारने के लिए कहा गया था, बट इसने केवल 70 रुपए मार्केट में उतारे। तो RBI बोलेगा, अरे भाई
₹30 का क्या अचार डालोगे रख के, लोगों को दो, जरूरत है लोगों को। तो यहाँ पे केवल वो मोरल रूप से उसको सपोर्ट करेगा, आराम से बताएगा, ठीक है। मोरल सिचुएशन ये होती है, समझ में। इसमें वो किसी भी तरीके का पेपर वर्क नहीं करेगा। हाँ, एक क्या काम करेगा कि भैया लोन हमने सस्ते, क्योंकि रेपो वो हो गई है, अब लोन सस्ते हो गए हैं, चीप लोन हो गए हैं, तो लोगों को लोन दो, यानी कि मनी का जो फ्लो है वो मार्केट में आप ज्यादा करो ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे, ठीक है। इसके लिए वो क्या करेगा, कोई सर्कुलर जारी कर सकता है या कोई लेटर जारी कर सकता है, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है, कोई भी प्रेस ऑर्डर रिलीज कर सकता है, प्रेस नोट रिलीज कर सकता है। इस तरीके से वो मोरल सपोर्ट के लिए उनको बोलेगा, वैसे नहीं बोलेगा। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्या होगा, मार्जिन रिक्रूटमेंट, है ना, यही था मार्जिन रिक्रूटमेंट। मार्जिन रिक्रूटमेंट, चलो यहाँ पे वो मार्जिन वाला सिस्टम आता है, ठीक है। आरबीआई से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। मार्जिन अब इससे हम सीधे डायरेक्ट इफेक्ट होंगे, कैसे होंगे। एसबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करा रहा है, मान लीजिए यह कोई बैंक है, ये लोन देता है, ठीक है। इस बैंक से मैंने लोन लिया, यहाँ पे हूं मैंने लोन लिया इस बैंक से, तो इस बैंक ने क्या किया, मुझे पैसा दे दिया, ठीक है। इस बैंक ने क्या किया, मुझे पैसा दे दिया, लोन के रूप में मुझे पैसा दे दिया। अच्छा, गिरवी तो मांगेगा, ऐसा कोई ऐसा बैंक है जो बिना उसके आपको पैसा दे दे, या तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे पहले, तब आपको लोन दे देंगे आसानी से। और वो भी ऐसा नहीं कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे दे दिए, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, एज आपके क्रेडिट स्कोर पे वो डिपेंड करता है। फिर आपकी सैलरी स्लिप देखेंगे, फिर आपकी कंपनी देखेंगे कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, ठीक। चलो, अब उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें लोन तो दे दूंगा, मुझे लोन चाहिए, बड़ा लोन चाहिए मुझे। उसने बोला कि आप ना कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रखो, कोलेटरल रखो। मैंने बोला ठीक है जी, ये ना मेरी प्रॉपर्टी है, ये काम नहीं आ रही है, इसके पेपर हैं, ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ठीक है। मेरे पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रख सकती हूँ मैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकती हूँ, गोल्ड रख सकती हूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, बट मैंने प्रॉपर्टी ले ली, यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर हैं मेरे, ठीक। तो प्रॉपर्टी के पेपर पे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की कीमत इस टाइम पे कितनी है, 20 लाख रुपए है इस टाइम पे इस प्रॉपर्टी की कीमत। मैंने इसको बैंक में, इसके पेपर मैंने गिरवी रखे, तो क्या आपको लगता है कि 20 लाख की प्रॉपर्टी मैं वहां पे गिरवी रखूंगी तो 20 लाख रुपए बैंक मुझे लोन दे देगा? कम ही देगा ना, कम देगा। क्यों देता है, वो मार्जिन रखता है, मार्जिन रिक्रूटमेंट यही होती है। क्यों रखता है वो कम, वो मेरे को हो सकता है इसमें 16 लाख ही दे, हो सकता है मुझे 16 लाख ही दे। क्यों, आज के टाइम प्रॉपर्टी का रेट 20 लाख है, पर प्रॉपर्टी के रेट ऑलवेज अप एंड डाउन होते रहते हैं। अप हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन हो गए तो आपने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया तो मुझे उसकी कुर्की करनी पड़ गई तो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना यहाँ पे, तो बताओ क्या करूं। तो इसलिए मार्जिन रखा जाता है हमेशा, जो भी एसेट्स आप गिरवी रखोगे, कोलेटरल रखोगे, उसका कुछ परसेंट मार्जिन रख के उसकी जो टोटल वर्थ होगी उससे कम का आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। समझ में हो गया, समझ में आ गया, ये है क्या हो गया, क्या है ये, मार्जिनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये सीधा ना आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, कैसे करता है मुझे जरा ये समझा देंगे आप। ये जो मार्ज कहाँ गया, हाँ यही था ना। हाँ जी बताइए। ये जो मार्जिन जो डिसाइड करता है आरबीआई करता है, चलो ये सीधा का सीधा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा, अब वो मुझे आप समझाओ, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। और पूरा क्रक्स है, सारी चीजें खोल खोल के बिल्कुल बारीकी से समझा चुकी हूँ।
इसको मैं आपको केवल और केवल 2 क्लास में फिनिश करा सकती थी, जबकि मैंने इसमें आपकी पूरी 5 क्लास ली है। समझ में, 4 से 5 क्लास डबल। अब ये पॉइंट आप मुझे बताओ कि इसमें कैसे इन्फ्लेशन को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, डाउन एंड अप एंड डाउन जो भी है कर सकते हैं, बताओ मुझे कैसे। आरबीआई ही कंट्रोल कर रहा है इसको, इसमें आपके इस बैंक का कोई भी रोल नहीं है। बट आप आरबीआई से तो लोन लोगे नहीं ना, बैंक से लोगे। बट बैंक किसके डायरेक्शन पे काम कर रहा है, आरबीआई। बताओ कैसे होगा। देखो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर आरबीआई कहता है कि मार्जिन रेट अप कर दो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, मार्जिन रेट जो है वो इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। मार्जिन रेट बढ़ा दिया, यानी कि पहले 4 लाख का मार्जिन था भाई, अब आरबीआई ने कहा इसको और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, यानी कि अब इसको 6 लाख कर दो। तो अब मुझे पहले कितने मिल रहे थे, 16 लाख, अब मुझे कितने मिलेंगे, 14 लाख। पैसा कम आया, पैसा मेरे पास कम आया। पैसा कम आएगा तो उस पैसे से मैं कम ही डिमांड करूंगी ना। मुझे कार ही खरीदनी है, कार खरीदने के लिए मैं पैसा ले रही हूँ, मान लो मेरा पैशन है, मुझे कार खरीदनी है, चुल मची हुई है मुझे कि नहीं लोन लेके खरीदूं, पर खरीदूंगी और कैश में लेके आऊंगी, चाहे मुझे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी क्यों ना रखनी पड़े। ठीक, समझ रहे हैं चीजों को। तो पहले मेरी थी बे, देखो मैं पहले बोलती, मुझे कार की नॉलेज नहीं है कि कोई कार मान लीजिए 16 लाख की आ रही है, मैं वो खरीदने के लिए सोच रही थी, पर मेरे को 16 के 16 मिल गए बैंक से, मैंने वहां पे जाके कैश उनके मुंह पे मारा और कार लेके घर आ गई है। पर दो उसी टाइम पे सर्कुलर जारी हो गया आरबीआई का, ऐसे होता नहीं है, 24 आवर्स लगते हैं एक्शंस में आने में, पर फिर भी मैं बता रही हूँ ऐसी कि मान लीजिए आरबीआई का मैंने बोला कि नहीं नहीं सर, आज ना थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, कल आती हूँ, कितने आप जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो ठीक है मैम, मैं कल जाती हूँ, तो वो बोलेंगे लीजिए जी अपने 14 लाख। मैंने बोला है 2 लाख कहाँ गए, रात रात में खा गए, कल तो 16 दे रहे थे, आज 14 क्यों दे रहे हो। तब वो मुझे आरबीआई का सर्कुलर दिखाएंगे कि मैम आरबीआई की तरफ से हमें डायरेक्शन दी गई है कि हम अपने मार्जिन रेट को क्या करें, अप करें, इंक्रीज करें। मार्जिन रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, मार्केट में लोन की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, लोन की वैल्यू कम होगी तो मनी लोगों के पास कम जाएगी, मनी लोगों के पास कम जाएगी तो लोग कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। समझ में आई। और अगर मैं कहूँ कि मार्जिन रेट को क्या कर दो, लो कर दो, डिक्रीज कर दो, कम कर दो, सिर्फ 2 लाख का ही रखो, 18 लाख मिल गए ना मेरे को, तो 18 लाख में मैं तो 16 लाख की तो गाड़ी खरीद ली, दिमाग में पहले ही थी 16 वाली खरीदनी है, और 2 लाख और बच गए, फिर उसकी थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग सजावट में 1 लाख खर्च कर दिया, अभी बचे 1 लाख, तो 1 लाख का भी कुछ ना कुछ करूंगी ना, लॉकर में लाके थोड़ी ना रखूंगी। तो जितनी ज्यादा मार्जिन रेट डाउन होगा उतना ज्यादा लोन जो है वो लोगों को प्रोवाइड होगा, लोन प्रोवाइड होगा तो मार्केट में मनी का फ्लो होगा, मनी का फ्लो होगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन को बढ़ा देंगे। समझ में आई। तो ये हमारा क्या था, आरबीआई की मॉनेटरी टूल्स थे जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, हमें इफेक्ट करते हैं और हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।